Hello and welcome everybody to this solid state physics lecture series। इससे पहले वाले लेक्चर में हम जो ये वाला इक्वेशन हमारे पास आया था, इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5, इसके कुछ स्पेशल केसेस को हम स्टडी कर रहे थे और ये सब हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से थीटा ई को हम आइंस्टाइन टेम्परेचर कहते हैं। एक तो ये बात थी कि ये आइंस्टाइन थ्योरी में आता है इसलिए इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर कहते हैं, पर रीजन क्या है कि इसको टेम्परेचर ही कहा गया, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, आइंस्टाइन कांस्टेंट नहीं कहा गया। रीजन इज दैट कि जब इसकी आप यूनिट कैलकुलेट करते हैं थीटा ई की, विच इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर के बी, तो वो जो लिमिट आती है, वो जो यूनिट आती है, वो टेम्परेचर की यूनिट आती है, केल्विन। इस कारण हम इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर कहते हैं, इस कारण हम इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर कहते हैं। तो इस इक्वेशन का जनरलाइजेशन, ये जनरल इक्वेशन है, इसके स्पेशल केसेस को हम स्टडी कर रहे थे और हाई टेम्परेचर बिहेवियर हमने स्टडी कर लिया था। और हाई टेम्परेचर लिमिट्स में ये जो इक्वेशन है ये मुझे इस तरह का रिजल्ट देती है कि जो मेरी मोलर हीट कैपेसिटी निकल के आती है वो एग्जैक्टली मैच करती है द क्लास रिजल्ट ऑफ क्लासिकल थियरी, Dulong-Pettit law, according to which the molar heat capacity of all solids at all temperature are same and which is equals to 3R or 5.96 calorie per mole Kelvin. ओके, अब मैं इसका लो टेम्परेचर बिहेवियर चेक करना चाहता हूं, ठीक है, और इसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा क्योंकि हाई टेम्परेचर बिहेवियर के लिए भी मैंने इसी इक्वेशन को यूज किया था और लो टेम्परेचर बिहेवियर के लिए भी मैं इसी इक्वेशन को यूज करना चाहता हूं, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉन्ट्रडिक्शन थी क्लासिकल थ्योरी को लेकर वो यही थी, लो टेम्परेचर बिहेवियर में। हाई टेम्परेचर बिहेवियर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाई टेम्परेचर बिहेवियर में हमें इस तरह का कर्व हम स्टडी करके आ चुके हैं पहले ही, इस तरह का कर्व हम स्टडी करके आ चुके हैं कि जो रूम टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर हैं या फिर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हैं, जो स्पेसिफिक हीट रहती है किसी भी सॉलिड की, किसी भी सॉलिड की, वो 5.96 कैलोरी पर ग्राम मोल केल्विन ही रहती है, पर ग्राम केल्विन रहती है। तो यहाँ तक तो ठीक था। मुझे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ है, लो टेम्परेचर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये यहीं रहना चाहिए था 5.96, पर ये रहता नहीं है। इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं हमारे पास, सिलिकॉन का बिहेवियर, जर्मेनियम का बिहेवियर, आर्सेनिक का बिहेवियर, इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मेरे पास है जो थ्योरेटिकल डाटा से मैच नहीं करते। इसीलिए ये जो साइंस हम पढ़ रहे थे 1819 की साइंस थी और जो आइंस्टाइन थ्योरी अब हम स्टडी कर रहे हैं ये 1911 की साइंस है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने लो टेम्परेचर बिहेवियर को स्टडी किया और बताया कि किस तरह से स्पेसिफिक हीट का जो बिहेवियर रहता है एट लो टेम्परेचर वो कैसा रहता है। इस लो टेम्परेचर बिहेवियर से ये कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर होने वाला है जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगेन थीटा ई मुझे पता है, लो टेम्परेचर बिहेवियर में चेक कर रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट का मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसको मैं यूज करूंगा और इस स्पेशल केस को स्टडी करेंगे, ठीक है। अगेन थीटा ई क्या है मेरे पास, एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई के बी, ये मैं जानता हूँ। इसका लिमिट मुझे यूनिट भी पता है टेम्परेचर की, इसलिए इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर कहा गया। अच्छा, थीटा ई को अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं तो राइट हैंड साइड को मुझे टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई के बी टी। इस बार ये बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है। जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी टेम्परेचर में, इसका मतलब ये बहुत कम होगा। ये बहुत कम होने का मतलब ये है कि जिस वैल्यू को मैं, जिस न्यूमरेटर की वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूं बहुत कम वैल्यू से, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। यानी केबीटी का मान, केबीटी की वैल्यू इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर केस में बहुत कम है क्योंकि टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो टेम्परेचर इज लो, एज टेम्परेचर इज लो देन एच क्रॉस ओमेगा नोट, ये जो न्यूमरेटर में लिखी हुई टर्म है, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन केबीटी, बिकॉज टेम्परेचर इज लो। टेम्परेचर के लो होने से ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी एज कंपेयर टू द न्यूमरेटर ऑफ दिस टर्म,
ओके अब मैं के बी को इधर लेके आ जाता हूं, तो एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टी, इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। और इसको मैंने क्या कहा है, एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी को मैंने क्या कहा है, थीटा ई। तो मैं इस रिजल्ट को ये भी कह सकता हूं दैट थीटा ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टी। तो थीटा ई की वैल्यू भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है टी से। इस पर्टिकुलर केस में जब लो टेम्परेचर बिहेवियर को, मैं सॉलिड्स के लो टेम्परेचर बिहेवियर को स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो टर्म मेरे पास आती है, ये एवरेज एनर्जी में, ये इक्वेशन नंबर 4 है एक्चुअली हमारे जो हम जो एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 है। एवरेज एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय हाफ एच क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस एच क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केवीटी माइनस 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसके मैं न्यूमरेटर वाले टर्म को हल कर रहा हूं जैसे मैंने यहां किया था, ये एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। वापस जब मैं इस इक्वेशन में इसको रखूंगा तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा जो टास्क है मेनली ये है, इसके जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी माइनस 1, इसको सॉल्व करना मेरा पर्पज है, मेरा टास्क है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबीटी माइनस 1। अब देखिए, एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है टेम्परेचर के कंपैरिजन में। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबीटी ये और ज्यादा बड़ा होगा। और जब मैं इसको 1 से कंपेयर करूंगा इस टर्म की, तो चूंकि ये टर्म तो बहुत बड़ी है, चूंकि टेम्परेचर बहुत कम है और टेम्परेचर यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म होगी ये बहुत बड़ी होगी। जब इस टेम्परेचर की इस पूरी टर्म को एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी को मैं 1 के रेस्पेक्ट में कंपेयर करता हूं तो ये बहुत बड़ी टर्म है। तो 1 को मैं इस टर्म के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो ये वो जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई टर्म है एवरेज एनर्जी वाली, जो इक्वेशन नंबर 4 है, उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है उसको मैं एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी माइनस 1 की जगह एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी लिख सकता हूं, बिकॉज ये वाली जो टर्म है एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी ये 1 के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। तो मैंने इस पूरी टर्म को लिख दिया एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी। ओके, ये टर्म मेरे पास हो गई। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 4 को मैं यूज कर रहा हूं। 4th इक्वेशन मैंने अभी भी आपको दिखा रहा हूं। लेट्स सी वन मोर टाइम। ये इक्वेशन है और इस टर्म को मैंने सोल्व कर लिया है। ये आई है मेरे पास एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी माइनस 1 को मैंने 1 के कंपेयर में इसके एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी के कंपेयर में 1 बहुत छोटा है, इसलिए 1 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। और ये टर्म जो मुझे अब मिलेगी, ये जो इक्वेशन अब मुझे मिलेगी वो कैसी मिलनी चाहिए, एवरेज एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इज इक्वल्स टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस एच क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी। 1 यहां से नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो जरा देखें, ये देखिए, एवरेज एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इज इक्वल्स टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस एच क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी। अब ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी, इसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिख रहा हूं। जब ये न्यूमरेटर में जाएंगे, आप जानते हैं 1 बाई ई टू द पावर एक्स जब ऊपर जाती है तो ई टू द पावर माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा हाफ एच क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस एच क्रॉस ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी। ये टर्म मेरे पास ये बन जाएगी। इस टर्म को मैं, जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई टर्म थी, इसको ऊपर लेके गया न्यूमरेटर में जाने से इसका साइन बदल जाएगा और ये साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो जो एवरेज एनर्जी आई मेरे पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, वो ये आई हाफ एच क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस एच क्रॉस ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर केबीटी। ये टर्म मेरे पास
रिजल्ट के फॉर्म में आई, ठीक है, एवरेज एनर्जी आ गई। अब फिर से मैं वही करूंगा, जब मेरे पास एवरेज एनर्जी आ गई है तो मैं यहाँ से टोटल एनर्जी निकाल दूंगा, और एवरेज एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की ये है, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कितने हैं, 3n है, तो टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी इन दिस केस मीन्स in the low temperature limit, in the low temperature limits, okay. So total energy is this is the average energy of harmonic oscillator, or you can say that one harmonic oscillator, and total number of one dimensional harmonic oscillator is 3n, so 3n is multiplied by the average energy, which gives you total energy of the crystal or solid, ठीक। तो 3n से मल्टीप्लाई हमने किया, ई बार हमें पता है पिछली इक्वेशन से, हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस h क्रॉस ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस h क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी। 3n से इस टर्म में जब मल्टीप्लाई होगी ये टर्म बनेगी 3/2 NH क्रॉस ओमेगा नॉट, 3n से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3NH क्रॉस ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस h क्रॉस ओमेगा नॉट बाई केबीटी। ये टर्म मेरे पास आई। अब मैं यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकता हूँ। टोटल एनर्जी को जब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये फिर से यहाँ स्मॉल t है, ये कैपिटल T होना चाहिए, ये कैपिटल T होना चाहिए, ये ठीक है, कैपिटल T, ओके। अब जब मैं मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई है, सॉलिड की टोटल एनर्जी मैंने कैलकुलेट कर दी है, और वो टोटल एनर्जी इस फॉर्म में, तो मैं स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप उसे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिकेटर, कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिकेटर, कांस्टेंट प्रेशर, व्हाटएवर यू वांट टू से। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर से हम मान के चलते हैं कि जितने भी सॉलिड्स हैं हमारे पास उनके वॉल्यूम में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। इस कारण हम उसको हमेशा जो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय del E by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम इस पूरी इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। सो del by del T 3/2 NH क्रॉस ओमेगा नोट, ये पूरी इक्वेशन 3NH क्रॉस ओमेगा नोट एक्सपोनेंशियल माइनस h क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबीटी, ये हुआ। अच्छा, जब इस टर्म को मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, तो इस पूरी टर्म में कहीं भी टेम्परेचर की टर्म नहीं है, तो ये पूरी टर्म बिहेव करेगी एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर होता है 0, ठीक है। अब इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं वो ऑपरेटर से बाहर आ जाएंगी, जो हमारे पास डिफरेंशिएटर ऑपरेटर है, और ऑपरेटर यहाँ मेरे पास del by del T है ना। ऑपरेटर्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली स्टडी करते हैं, ठीक है। सो 3NH क्रॉस ओमेगा नोट, ये टर्म एज इट इज, ये 3/2 NH क्रॉस ओमेगा नोट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हो गया 0, प्लस का ये वाला साइन 3NH क्रॉस ओमेगा नोट सेम, एंड del by del T that is the partial differentiation with respect to temperature of this term exponential minus h क्रॉस ओमेगा नोट by kBT, ये वाली टर्म होगी। अच्छा, अब देखिए इस वाली टर्म का ये हुआ मेरे पास 3NH क्रॉस ओमेगा नोट एज इट इज। इस टर्म का जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा इस टर्म को, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो एक बार तो e टू द पावर x की तरह ये बिहेव करेगा, जहां x की जगह ये वाली वैल्यू है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जैसे हम करते हैं ठीक इसी तरह से हम e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये पूरी वैल्यू h क्रॉस ओमेगा नोट बाई केवीटी किसकी जगह है, x की जगह है, तो आप इसे कैसे ट्रीट करें, del by del x ऑफ e टू द पावर माइनस x, ठीक है। तो एक बार तो ये टर्म जो कि तो आ जाएगी, ये रही एक्सपोनेंशियल माइनस h क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबीटी, ठीक है। अब मैं फिर से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा इस टर्म का,
क्योंकि तब हम ऐसा करते हैं जब, वैसे तो e टू द पावर माइनस एक्स के केस में चाहे माइनस एक्स ही है उसका भी हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तभी वो माइनस साइन आता है। तो इसका मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, डेल बाई डेल टी ऑफ माइनस एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी टी। तो 3n एच क्रॉस ओमेगा नोट एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी टी, ये एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी विद माइनस साइन ये बाहर आ जाएगा और डेल बाई डेल टी हो गया केवल 1/t का। और 1/t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली तो ये ठीक वैसे ही बिहेव करेगा जैसे डेल बाई डेल एक्स हो 1/x का। तो डेल बाई डेल एक्स जैसे 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसी तरह से डेल बाई डेल टी हो 1/t का होगा माइनस 1/t स्क्वायर। तो 3n h क्रॉस ओमेगा नोट सेम, एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी टी सेम, ये वाली टर्म सेम, इसका मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और इसने मुझे दिया माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस आपस में पॉजिटिव साइन करेंगे, सो 3n h क्रॉस ओमेगा नोट सेम, एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी टी सेम, एच क्रॉस ओमेगा नोट ओवर के बी टी स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं। अब फिर से मेरा वही एच क्रॉस ओमेगा नोट, एच क्रॉस ओमेगा नोट, ये हो गया एच क्रॉस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर ऑलरेडी है तो मैं क्या करूं, के बी से मल्टीप्लाई और के बी से डिवाइड, ताकि ये पूरा होल स्क्वायर बन सके। तो जो नीचे डिनोमिनेटर वाला के बी होगा इस के बी के साथ मल्टीप्लाई करके दे देगा के बी स्क्वायर, और जो न्यूमिनेटर वाला के बी होगा वो उस एन के साथ आ जाएगा, वो आ जाएगा 3n के बी एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी टी टू द पावर स्क्वायर, बिकॉज एच क्रॉस ओमेगा नोट और एच क्रॉस ओमेगा नोट ये हो गया एच क्रॉस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर, नीचे के बी और जो मल्टीप्लिकेशन वाला के बी था डिनोमिनेटर में वो दे दिया के बी स्क्वायर, और टी स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी था तो ये बन गया टर्म मेरे पास 3n के बी एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी टी होल स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल ये वाली टर्म एच माइनस एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी टी। ठीक है, और ये वाली टर्म को मैं जानता हूं कि एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी को मैं थीटा ई लिख सकता हूं। तो सी वी जो हीट कैपेसिटी आई मेरे पास सॉलिड की एट लो टेम्परेचर वो कितनी आई, 3n के बी थीटा ई बाई टी होल स्क्वायर, चूंकि ये वाली टर्म एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी, ये वाली ये टी को छोड़कर एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी, इसको मैंने लिख दिया थीटा ई। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे, इससे पहले वाले लेक्चर को देखें आप, तब जाके आपको समझ में आएगा। थीटा ई बाई टी होल स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई बाई टी, इसको भी मैंने क्या लिखा, एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी को क्या लिख दिया, थीटा ई, एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई के बी, माइनस यहाँ ऑलरेडी था, थीटा ई बाई टी। तो ये वाली टर्म मेरे पास आई, ये स्पेसिफिक हीट है एट लो टेम्परेचर, ये सॉलिड के लो टेम्परेचर बिहेवियर को शो कर रही है, ये सॉलिड के लो टेम्परेचर बिहेवियर को शो कर रही है। ठीक है, अब मैं अपना साइंस लगाता हूं, ये तो मैथ्स था। ठीक है, अच्छा, दस फॉर टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा ई, आपको ये पता है, ये हमारी एजम्पशन है, लो टेम्परेचर बिहेवियर है, टेम्परेचर बहुत छोटा है थीटा ई के कंपेयर में। ठीक है, तो जब थीटा ई के कंपेयर में टेम्परेचर बहुत कम है, ये टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, थीटा ई के कंपेयर में, तो ये वाली टर्म इससे टेम्परेचर, चूंकि टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ, ठीक है, तो डायरेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये स्पेसिफिक हीट मुझे मिली है इस केस में, ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि इस एक्सपोनेंशियल के प्रोपोर्शन में आ जाएगी, इस एक्सपोनेंशियल के प्रोपोर्शन में आ जाएगी। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल के प्रोपोर्शन में, यानी मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्टली इस पूरे रिजल्ट से कि जो स्पेसिफिक हीट है किसी भी सॉलिड की एट लो टेम्परेचर, वो एक्सपोनेंशियली इस टर्म के कंपैरिजन में है या इस टर्म के प्रोपोर्शन में है। और ये टर्म मुझे क्या दिखा रही है, ये टर्म मुझे दिखा रही है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज एज द टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये टर्म जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे
टी को डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप टी को डिक्रीज करेंगे ये टर्म भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। और अगर ये टर्म एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है तो ये प्रोपोर्शन में किसकी है? सीवी के। तो सीवी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी एज टेम्परेचर डिक्रीज्ड। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे वैसे सीवी भी टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। ये रिजल्ट मैं यहां से कह सकता हूं, ये रिजल्ट मुझे यहां से मिलेगा। ठीक है, सो एक बार स्टडी कर लेते हैं। 10 फॉर टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा ई, सॉरी वेरी वेरी लेस देन थीटा ई, द हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शन टू ई एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई बाई टी। ये वाली टर्म, ओके, दैट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज्ड एज द टेम्परेचर डिक्रीज्ड। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे वैसे हीट कैपेसिटी भी सॉलिड की डिक्रीज करेगी। और यही तो हम चाह रहे थे, यही तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। हम ये नहीं सोच भाई, स्पेसिफिक हीट जो क्लासिकल थियरी हमें समझाती है वो तो ये कहती है कि सभी सॉलिड्स की सभी टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट होगी वो 3R के इक्वल होगी, दैट इज 5.96 कैलोरी पर मोल केल्विन। लेकिन इस थियरी ने हमें बताया, थ्योरेटिकली प्रूफ करके बताया कि जो स्पेसिफिक हीट होगी किसी भी सॉलिड की, लो टेम्परेचर पे जब उसका बिहेवियर आप चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी, तो वो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के डिक्रीज होने से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। और यही हम चाहते थे कि ऐसा बिहेवियर हमें मिले। इसी बिहेवियर के लिए ये पूरा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किया आइंस्टाइन ने। Okay. However, at low temperature, the specific heat capacity or simply heat capacity is found to vary as T cube from most of the solids. अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? जब ये तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये तो बढ़िया बिहेवियर दे रही थी। इसने हाई टेम्परेचर पे कहा कि जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट 3R के इक्वल है, वो विच इज इन वेल एग्री विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। लो टेम्परेचर पे जब कहा तो इसने कहा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू घटाएंगे इस टर्म की वैल्यू बढ़ेगी और निगेटिव होने की वजह से ये घटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू घटेगी तो ये CV इसके प्रोपोर्शन में है, तो डेफिनेटली CV भी घटेगी। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के प्रोपोर्शन में है, ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के एग्रीमेंट में है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब डायमंड के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, तो जो हाई टेम्परेचर पॉइंट्स थे वो तो बहुत अच्छे एग्री करे इसमें आइंस्टाइन थ्योरी के साथ। इवन लो टेम्परेचर पे भी इसने बहुत अच्छा एग्री किया एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ। लेकिन जब वेरी लो टेम्परेचर बिहेवियर देखा गया तो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो डायमंड के लिए किया गया था उससे आइंस्टाइन का जो थ्योरेटिकल कर्व था वो थोड़ा सा डेविएट हो गया। और ये समझ में नहीं आ रहा था उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा हो कैसे गया। ये पॉइंट्स जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो थ्योरेटिकल डेटा से वेरी लो टेम्परेचर लिमिट्स में मैच क्यों नहीं कर रहा। सब कुछ ठीक है, पूरी कैलकुलेशन ठीक है, सब कुछ डेटा ठीक है, सब कुछ मैच कर गया है, लेकिन वेरी लो टेम्परेचर बिहेवियर में ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आया और आइंस्टाइन तक समझ में नहीं आया। आइंस्टाइन नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसका रीजन हालांकि हम डेबाई मॉडल में स्टडी करेंगे, लेकिन मैंने आपको बार बार जिक्र में कह रहा था कि जो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला अजम्पशन था आइंस्टाइन का, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार था। दैट ऑल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इज ऑसिलेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट।
वो जो आइंस्टाइन का एजम्पशन था, आगे आप डिवाइस मॉडल में स्टडी करेंगे, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार था कि ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये थियोरेटिकल डेटा के साथ मैच क्यों नहीं कर रहा इन वेरी लो टेम्परेचर लिमिट्स। तो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे वो डेटा था। ये ग्राफ आपको उसके बारे में जानकारी देगा। ओके, ये ग्राफ प्लॉट किया गया डायमंड के लिए, ठीक है, और ये इस स्केल पे CV लिया गया है जो कैलोरी पर मोल केल्विन में है, और इस टेम्परेचर में T/θe लिया गया है, T/θe, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल ग्राफ था जो सॉलिड लाइन बनी है, ये सॉलिड लाइन बनी है, ये आइंस्टाइन का थ्योरेटिकल ग्राफ था। और जो पॉइंट्स बने हैं, जो ये सर्कल्स बने हैं, पॉइंट्स कहिए सर्कल्स कहिए, आप जो भी कहें, ये आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ये चूंकि टेम्परेचर इस साइड बढ़ेगा और हीट कैपेसिटी इस साइड बढ़ेगी, तो जो हाई टेम्परेचर बिहेवियर या फिर रूम टेम्परेचर के बाद वाला बिहेवियर भी आप चेक करेंगे। देखिए ये वेल एग्रीमेंट, वेल एग्रीमेंट, वेल एग्रीमेंट, नॉट इन वेल एग्रीमेंट, वेल एग्रीमेंट, वेल एग्रीमेंट, नॉट इन एग्रीमेंट, नॉट इन एग्रीमेंट, नॉट इन एग्रीमेंट। जो वेरी लो टेम्परेचर बिहेवियर है सॉलिड्स का, वो आइंस्टाइन थ्योरी के ग्राफ के साथ मैच नहीं करता। ये प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम का जो रीजन बाद में समझ में आया, वो वही अजम्पशन कहीं ना कहीं इसके लिए बाधा बनी, जो हम कह रहे हैं कि ऑल द हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड विच इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। वो कहीं ना कहीं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, ये वही डेटा लिखा है जो यहाँ मैंने आपको ग्राफ में बताया। सम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स are also shown for the comparison. It is seen that Einstein curve, ये जो theoretical solid line है, fits the experimental data well over a wide range of temperature except for very low temperature, where it falls more rapidly than observed decrease in CV which follows T cube rule. अब ये T cube rule क्या है, इस बार बार नाम आ रहा है इसका, ये डिवाइस मॉडल में आपको स्टडी करने को मिलेगा। तो ये जो पॉइंट्स थे, एक्सपेरिमेंटल डेटा था, इससे थोड़ा नीचे गिर गया ये ग्राफ। ये जो आइंस्टाइन का ग्राफ था ये नीचे गिर गया, और जो थ्योरेटिकल ग्राफ था वो नीचे गिर गया। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ उससे थोड़ा सा ऊपर आया, और डिबाई ने जब अपना मॉडल दिया और इस अजम्पशन को ही उन्होंने समाप्त कर दिया दैट ऑल द हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड विच इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, तब जाके वो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था वो बिल्कुल आपको फिट दिखेगा डिबाइज कर्व में। जो डिबाई ने स्पेसिफिक हीट कर्व दिया सॉलिड्स के लिए, उसमें आपको उसका बहुत अच्छा एग्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। Okay, so let's conclude this topic. So although Einstein model provides a much better explanation for the variation of heat capacity with temperature than classical theory, हालांकि जो आइंस्टाइन का मॉडल था एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है हीट कैपेसिटी का वेरिएशन, चूंकि इस तरह का वेरिएशन तो हमें देखने को मिलता ही नहीं था। जो हमारे पास क्लासिकल थियरी है वो तो कहती है यहीं रहेगी, स्पेसिफिक हीट यही रहेगी। ये जो डॉटेड लाइन बनाई गई ये वही लाइन है 5.96 वाली लाइन, ठीक है। ये जो कैलोरी है यहाँ, ये स्पेसिफिक, ये एक्चुअली ये समराइज फिगर आप इसे कह सकते हैं क्लासिकल थियरी का और आइंस्टाइन थियरी का, है ना। और साथ में आप इसमें डिबाई थ्योरी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं यहाँ से यहाँ एक ग्राफ प्लॉट कर दूँ तो ये तो तीनों को एक्सप्लेन कर देगा। तो ये जो डॉटेड लाइन ऊपर बनी है
ये वही क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी तो कहती थी कि सभी सॉलिड्स का सभी टेम्परेचर्स पे जो स्पेसिफिक हीट रहेगी वो एक जैसी रहने वाली है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5.96 कैलोरी पर मोल केल्विन। ओके, सो ऑल्दो द आइंस्टाइन मॉडल provides a much better explanation for the variation of heat capacity with temperature than classical theory, it fails to account for the values of specific heat at very low temperature. Okay, the discrepancy arises due to the oversimplified assumption. देखिए वर्ड यूज किया है oversimplified, बहुत ज़्यादा oversimplified जो assumption उन्होंने कर दी थी, that oversimplified assumption of Einstein model in which the atomic oscillators are considered to vibrate independently at same frequency. ये जो ओवर सिंप्लीफाइड अजम्पशन थी आइंस्टाइन की, ये कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंटल डेटा और थ्योरेटिकल डेटा को मैच ना करने की जिम्मेदार थी। तो इस तरह से हम जो आइंस्टाइन थ्योरी है यहाँ कंक्लूड होती है। आइंस्टाइन थ्योरी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन था वो एनर्जी को लेकर था, एनर्जी को लेकर था। तो डिवाई ने भी जो यूज किया वो बिल्कुल डिस्क्रीट एनर्जी को ही यूज किया है ना, और उन्होंने भी आइंस्टाइन थ्योरी की जो अच्छी चीज़ें थी, अच्छे अजम्पशंस थे, उनको एक्सेप्ट किया और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके एक नया मॉडल हमें दिया स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक हीट को, दैट इज नोन एज डिवाइस मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि डिवाइस मॉडल को स्टडी करने से पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी सॉलिड में, दैट इज डेंसिटी ऑफ मोड्स। डेंसिटी ऑफ मोड्स, इसके ऊपर पहले हम काम करेंगे, डेंसिटी ऑफ मोड्स के ऊपर, है ना। हो सकता है 1 या 2 लेक्चर हमें इसके ऊपर डिवोट करने पड़े। जब डेंसिटी ऑफ मोड से हम फेमिलियर हो जाएंगे तब जाके हमें डिवाइस मॉडल समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा डेंसिटी ऑफ मोड्स को स्टडी करना, और उसके बाद फिर हम डिवाइस मॉडल को आसानी से समझ सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मोड्स आपके लिए बिल्कुल एक एंटायरली न्यू टॉपिक होगा। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाद में आप बहुत अच्छे फेमिलियर हो जाएंगे उससे, बहुत अच्छा आपको इंटरेस्ट आएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ एंड विल मीट यू इन टू द नेक्स्ट वन विद अदर interesting topics and concepts of solid state physics. Okay, thank you.